अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में भाई वेलकम है सभी का। और इस क्लास में जो अपना टॉपिक है दैट इज एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ये बात की थी अंकल बोहर ने, ठीक है। और उसने ये भी कहा था कि हर इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ एनर्जी है दैट इज क्वांटाइज्ड, दैट इज फिक्स्ड। यानी एटम में हर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है। अच्छा, पहले शेल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी कुछ और होगी, दूसरे शेल में होगा तो उसकी एनर्जी कुछ और होगी, तीसरे शेल या तीसरे ऑर्बिट में है या तीसरे एनर्जी लेवल में है तो उसकी एनर्जी कुछ और होगी। हाँ, आज वो एनर्जी कितनी होगी, 10 जाउल होगी, 20 जाउल होगी, 1000 जाउल होगी, 1200 जाउल होगी, कितनी होगी वो आज हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी चीज हो उसकी जो है एनर्जी वो दो चीजों पर मुश्तमिल होती है। उसकी एनर्जी दो चीजों पर मुश्तमिल होती है, एक उसकी काइनेटिक एनर्जी और एक उसकी पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा, हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ये बात क्लियर है, यहां तक कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, यहां पर ये जो mv² का फैक्टर है इसके साथ थोड़ा पंगा करना है। यहां पर mv² की एक वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ये वैल्यू कहां से निकालेंगे। हमने पिछले क्लास में देखा जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। हाँ, देखो यानी जो Z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² है ये प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन R, ठीक है। तो यहां से देखो ये जो स्क्वायर है और ये एक R है, ये कट गया आपस में। एक्सप्रेशन आगे क्या बच गया, Z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बराबर है mv² के। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। लिखा हुआ क्लियर नजर आ रहा है। अच्छा, तो नाउ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 कैसे बन जाएगी, देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा हाफ mv² की जगह क्या पुट करना है, Z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी Z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है, ये 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो Z² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इक्वेशन बन गई अपने पास इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन हमारे काम की है। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात। अच्छा जी, अब हमें कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल एनर्जी। आइए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम जानते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होती है। और आपको मैं बता दूं अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं उनकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है। उनकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सॉरी वो नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, नेगेटिव इसीलिए होती है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्योंकि चीज स्टेबल हो जाती है, चीज स्टेबल हो जाती है। एक रिलेशन याद रखना, केमिस्ट्री का यूनिवर्सल रूल है कि पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी जो है ये इनवर्सली रिलेटेड है। स्टेबिलिटी जो है इनवर्सली रिलेटेड है, यानी किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। मिसाल के तौर पर ये मार्कर यहाँ है, ये अगर मैं इसे यहाँ पे ऐसे छोड़ दूं तो ये स्टेबल नहीं है, छोड़ू, स्टेबल नहीं था तो क्या हुआ, नीचे गिरा। देखो ना, यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, कोई पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी थी इसके पास। अभी हम चलो ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। यहां पर देखो ये मार्कर है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ना, मानो 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, अनस्टेबल है। तो अभी इसके पास क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, क्या है, अनस्टेबल है। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल है, यानी क्या करता है, ये नीचे गिरता है। समझ आ गई बात की। तो अगर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी वाला अनस्टेबल है तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी वाला क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी वाला स्टेबल होगा, स्टेबल होगा। और ये जो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आती है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से आती है, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से आती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस हम जानते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, ठीक है।
इन दोनों के दरमियान कुछ कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, NaCl, NaCl बनकर के स्टेबल हो जाता है। अट्रैक्टिव फोर्सेज जहां पर आएंगी वहां पर स्टेबिलिटी होगी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। हाँ, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर ये जो मार्कर है इसे मैं छोड़ू, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो नीचे गिरता है ना, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए नीचे गिरता है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने की कोशिश करता है। समझ आ गई बात की? तो ये जो है कंसेप्चुअल हवाले से आपको पता होना चाहिए। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है? क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ जुड़ा होता है, न्यूक्लियस के साथ उसकी कूलम्बिक अट्रैक्शन होती है। तो जहां पर अट्रैक्शन आएगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। समझ आ गई बात की? हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस इज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस इज नेगेटिव। अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबिलिटी। अच्छा, तो एक फार्मूला होता है वर्क डन का फार्मूला, वर्क डन का फार्मूला, वर्क डन बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो मानो कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है, कोई न्यूक्लियस है, ये उसका पहला शेल है, ये दूसरा शेल है। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस से बहुत दूर है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस से बहुत दूर है, इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन तक कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। मानो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको कोई डिस्टेंस dr ट्रेवल करा करके हम एक ऐसी जगह पर ले आए जहां पर न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फोर्स F z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डेवलप हो गई, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क डन किसके बराबर होगा? इस फोर्स मल्टीप्लाई बाय इस डिस्टेंस dr के बराबर होगा। dr मतलब स्मॉल डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो हम ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा ही ट्रेवल कराएंगे तो वो जो है न्यूक्लियस तक क्या कहते हैं, न्यूक्लियस की विसिनिटी में ही आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करा करके लेके गए हैं। तो देखो वर्क डन जो है यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में अपेयर होगा। क्यों पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में अपेयर होगा? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, न्यूक्लियस के करीब आएगा, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी। तो जहां पर फोर्सेस हो, अट्रैक्टिव फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस, तो वहां पर क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, अगर रिपल्सिव फोर्सेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर क्या है? अभी फिलहाल अपने पास यहाँ पर क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो एंड में चलकर पोटेंशियल एनर्जी कैसे आने वाली है? नेगेटिव आने वाली है। तो देखो, तो फोर्स कितनी लग रही है? z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहीं लिख देता हूं z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जस्ट अ मिनट, z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² मल्टीप्लाई बाय dr, कोई छोटा सा डिस्टेंस dr हमने ट्रेवल करवाया है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखो ये dr ओवर r² है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है। जिस तरीके से डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है, उसी तरीके से इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है। दो टर्म्स होती हैं मैथ्स के अंदर, एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन जो होती है वो दो क्लोज वैल्यूज के बीच में होती है, इंटीग्रेशन जो होती है वो लार्ज वैल्यूज के बीच में होती है, दो लार्ज वैल्यूज के बीच में। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन था ये न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था। इनफाइनाइट ये नहीं कि 15-20 किलोमीटर दूर था या हजारों लाखों किलोमीटर दूर था। इसका इन्फिनिटी का मतलब यह है कि एक ऐसे पॉइंट पर था जहां पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जीरो है। इन्फिनिटी का मतलब लिख लो बुक पर, न्यूक्लियस के लिए इन्फिनिटी का मतलब यह है कि जहां पर न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस खत्म हो जाएं, ठीक है। वो बेसिक, वो चाहे 2 नैनोमीटर पर खत्म हो जाए, चाहे 4 नैनोमीटर पर खत्म हो जाए, चाहे 1 मीटर पर जाकर खत्म हो जाए, तो वो पॉइंट इन्फिनिटी कंसीडर होगा, ठीक है। हमारे लिए तो वो कुछ नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस के लिए वो इन्फिनिटी है, ठीक। तो क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के हिसाब से इन्फिनिटी से लेकर के r डिस्टेंस तक ले आए, यहां तक जो फासला ये r है, r फासले तक ले आए, तो जो है न्यूक्लियस के हिसाब से जो गैप है वो अच्छा खासा है। तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन तब यूज होती है जब डिफरेंस ज्यादा हो, इन्फिनिटी से r तक हम आए। तो देखो इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, इंटीग्रेट z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² और यहां पर dr। अच्छा, तो हम इलेक्ट्रॉन को कहां से लेकर के चले? इन्फिनिटी से लेकर चले, और कहां तक लेकर के आए? r तक लेकर के। तो हम कहां से चले थे? इन्फिनिटी से चले और r डिस्टेंस तक लेकर के आए, सॉरी इन्फिनिटी से चले और r डिस्टेंस तक, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ना, इन्फिनिटी से चले और r डिस्टेंस तक हम इसको लेकर के आए। क्लियर है बात? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर?
इन्फिनिटी से चले और r डिस्टेंस तक हम इसको लेकर के आ गए। अच्छा, तो इंटीग्रेशन का रूल है, जिस तरीके से कुछ मल्टीप्लिकेशन के रूल होते हैं, लॉग के रूल होते हैं, इस तरीके से इंटीग्रेशन का भी एक रूल है। इंटीग्रेशन का एक रूल ये है कि जो कांस्टेंट्स हैं उनकी इंटीग्रेशन नहीं की जाती। z जो है ये कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर है, हर एलिमेंट के लिए कांस्टेंट रहता है, तो इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी। ई स्क्वायर कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 कूलम है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट 8.84 क्रॉस 10 पावर -12, ये भी एक कांस्टेंट है, तो इसकी भी इंटीग्रेशन नहीं होगी। आर स्क्वायर, हाँ ये वेरिएबल है तो इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है। डी आर ये भी वेरिएबल है, इसकी भी इंटीग्रेशन हो सकती है। तो डी आर ओवर आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी जो है इसको हम बाहर निकाल देंगे। समझ आ गई? देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये बराबर आ जाएगी z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट्स थे, इन्हें बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन के अंदर डी आर अपॉन आर स्क्वायर आ गया। हम कहां से इन्फिनिटी से चले थे? आर डिस्टेंस तक, ठीक है। अच्छा, तो डी आर अपॉन आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है ये आता है -1 ओवर आर, ठीक है। बुक में डायरेक्ट लिख दिया है z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी आर ओवर आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है -1 ओवर आर और इन्फिनिटी। ये लिमिट्स अभी वैसे के वैसे अप्लाई हैं। तो ये कैसे आता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा है, लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन कम ही आता है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए कि ये कैसे आता है समझा मैं देता हूँ आपको। आइए समझा देते हैं आपको। ये देखो, अभी मैंने बताया कि डी आर अपॉन आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है ये आता है -1 ओवर आर। ये कैसे आता है इसे मैं प्रूव करवा देता हूँ आपको। देखो, अच्छा, तो यहां से लेकर यहां तक मैं डायरेक्ट स्टेप लिख देंगे, बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए भी डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। कैसे आता है देखो, ऊपर देखो डी आर है, नीचे देखो आर स्क्वायर है, तो इसको इंटीग्रेट करते वक्त ऐसे करते हैं, डी आर अपॉन आर स्क्वायर बराबर है r -2 + 1। देखो नीचे स्क्वायर है ना, ऊपर 1 है, तो -2 + 1, तो ऊपर r की जितनी पावर दी नीचे उसी पावर से -2 + 1 डिवाइड कर दिया। समझ आया ये स्टेप? अच्छा, तो यहाँ -2 + 1 कितना आएगा? -1, तो r की पावर -1, और नीचे -2 + 1 कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। समझ आई ये बात? अच्छा, अब ये देखो, r है, r ऊपर क्या है? -1 में खड़ा है, r ऊपर -1 में खड़ा है, r को उठा करके नीचे ले आओ, r को उठा करके नीचे ले आओ, r की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात? नीचे आकर के +1, और 1 ऊपर जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, तो 1 की पावर नेगेटिव होगी? नहीं होगी, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आता है, ठीक है। और ये जो नेगेटिव साइन है ये उसके साथ, तो ये देखो इस तरीके से ये -1 ओवर आर इंटीग्रेशन आती है किसकी? डी आर अपॉन आर स्क्वायर। कितनी आती है? -1 ओवर आर, तो उसकी वैल्यू यहां पर पुट करती है। समझ आ गई बात? अच्छा, फिर उसके बाद लिमिट्स अप्लाई की जाती है। लिमिट्स कैसे अप्लाई की जाती हैं ये भी आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, हाँ, तो समझा देता हूं कैसे अप्लाई होती है, लेकिन लिखना नहीं है आपने पेपर में। समझ आइए ना? थोड़ा बहुत बच्चों का कीड़ा होता है कि भाई हमें बताओ कि आया कैसे, वो बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन लिखना आपने नहीं है। लिखना वही है जो मैं नीट करके लिख रहा हूँ। समझ आइए ना? हाँ, जो बुक में लिखा हुआ है सिर्फ वही लिखना है। अच्छा जी, तो लिमिट्स कैसे अप्लाई होती हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, लिमिट्स अप्लाई करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 ओवर आर, ठीक है, ये इक्वेशन आएगी, और ये इक्वेशन हमारे काम की है। कैसे आएगी अभी बता देता हूँ। देखो, यहां पर अभी हमने ऊपर लिख रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर है z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू -1 अपॉन r इनफिनिटी, यू लिख रखा है ना। तो लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं। ये जो लिमिट है ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर ये लोअर, तो हमेशा हायर माइनस लोअर करते होते हैं ना, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। देखो, ये z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर देखो क्योंकि माइनस है, माइनस यहां पर माइनस है ना, तो लिमिट्स अप्लाई करते हुए माइनस आएगा पहले, तो माइनस माइनस, और यहां पर साथ क्या है? इनवर्स भी है, माइनस भी है और इनवर्स भी है, तो लिमिट अप्लाई करते वक्त माइनस भी आएगा और इनवर्स भी आएगा, माइनस भी आएगा और इनवर्स भी आएगा। तो सबसे पहले माइनस आ गया, तो उसके बाद अपर लिमिट का इनवर्स 1 ओवर r, r का इनवर्स 1 ओवर r हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस फार्मूले का, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये आ गई, फिर माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, अब जो लोअर लिमिट है वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। अच्छा, अब लोअर लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो पहले नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव भी लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल भी लेना पड़ेगा, तो -1 ओवर इन्फिनिटी, ये सिचुएशन हो जाएगी। समझ आ गई बात की? तो देखो आगे चलो, z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये -1 ओवर r, ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
1 ओवर इन्फिनिटी होता है 0, तो ये आ गया z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 ओवर r। समझ आ गई बात की? क्लियर है? क्लियर है ये बात? देखो कैसे माइनस 1 ओवर r है। ओके हो गया ना भैया? तो ये ऐसे आता है, ठीक है। ये रफ में है, चाहो तो यहाँ पर रोक करके ये नोट कर लो कि ये कैसे जो है इसकी डिफरेंशिएशन की गई और कैसे इसकी लिमिट्स अप्लाई की गई। क्योंकि बुक में नहीं लिखा तो नहीं लिखना पेपर के अंदर। मैं बता रहा हूँ पेपर में नहीं लिखना, कंसेप्ट चाहिए ले लो, मैं नहीं रोक रहा, ठीक है। पेपर में मत लिखना, पेपर में वही लिखना जो डेरिवेशन बुक में लिखी है, ठीक है। पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। मैं क्योंकि जो इजाफी चीजें हैं जो कंसेप्चुअल थी वो मैं मिटाने लगा हूँ। ओके, मर्जी तुम्हारी, नहीं लिखना ना लिखो। जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट दे देना क्योंकि इसको साफ कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। आओ जी, तो यहां तक जो है ये हमारा हिसाब किताब आ गया। पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली हमने, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अब हमें क्या करना है? अब हमें टोटल एनर्जी निकालनी है। तो टोटल एनर्जी देखो निकालते हैं। टोटल एनर्जी आओ, किसके बराबर है टोटल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहां से पुट करें, कितनी आई है? z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 4 पाई नहीं है, 8 पाई है, गलती हो गई, सॉरी यार। टोटल एनर्जी अगर E से जाहिर करें तो पहले काइनेटिक एनर्जी z स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऐसे हो गया। अच्छा, और यहां पर देखो ये क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहां पर प्लस z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस 1 ओवर r। क्लियर है ये स्टेप समझ में आया? आगे देखो, टोटल एनर्जी बराबर है z स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r के, ये जो माइनस है ये माइनस और यहां पर प्लस है, ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? माइनस, यहां पर आ जाएगा z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये स्टेप समझ में आया? क्लियर हो गया ये स्टेप? अच्छा, अब माइनस करना है हमें, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो ले रहे हैं एलसीएम, इसका और इसका एलसीएम लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r आएगा, ठीक है। और यहां पर जो है, क्योंकि यहां पर देखो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r है, तो ये z स्क्वायर सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा, z स्क्वायर माइनस, यहां पर देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r है, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, आंसर आएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर होगा, तो यहां पर आ जाएगा 2z स्क्वायर। ये सब समझ में आया? क्लियर हो गया? सिंपल एलसीएम लेकर के माइनस किया, सब्ट्रैक्शन किया। अच्छा, तो यहां पर E जो बराबर आ जाएगा ये z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, तो मतलब माइनस z स्क्वायर आ जाएगा, माइनस z स्क्वायर, ठीक है, अपॉन यहां पर आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये जो है किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फार्मूला आ गया, किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फार्मूला आ गया। तो आप यहां पर देख सकते हो कि एनर्जी और रेडियस में क्या है? इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अभी इससे थोड़ा आगे भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक बहस हमें करनी है, वो बहस हम कर लेते हैं। क्योंकि आपसे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि व्हाई द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, या यूं पूछ लेगा व्हाई द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नेगेटिव, या यूं पूछ लेगा व्हाई द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नेगेटिव। तो आप बताओगे कि कोई इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके बीच में दो केसेस हो सकते हैं। एक केस ये कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब पड़ा हो, जहां पर वो कूलम्बिक फोर्सेस एक्सपीरियंस करे। समझा करके देखता हूँ, देखो समझा करके बताता हूँ। मानो ये न्यूक्लियस है, ये शेल है, ठीक है। दो सूरतें हैं, एक सूरत तो ये कि इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़ा हो जहां तक जो है न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्सेज ना पहुंच रही हो, जहां तक न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्सेज ना पहुंच रही हो। अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होंगी तो पोटेंशियल एनर्जी ठेंगा होगी, जीरो होगी ना, कुछ भी नहीं होगी। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होंगी तब पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, जब अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होंगी तब पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की तब एनर्जी होगी इन द एब्सेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज वो जीरो कंसीडर होगी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूक्लियस
जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तब इसकी एनर्जी जीरो कंसीडर होगी। लेकिन जैसे ही मानो हम इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ पर आ गए, अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो गई। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस के आने की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है और पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। यहाँ पर जो इसकी एनर्जी थी पहले क्या थी, वो थी जीरो। अब यहाँ पर जो एनर्जी आ गई वो जीरो से घट जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ आइए बात की। तो इस वजह से जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है एटम में नेगेटिव होती है ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, वन वर्ड आंसर आप करोगे ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। फिर उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन दोगे कि जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, इनफाइनाइट का मतलब कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, तो उसे आप एक्सप्लेनेशन दोगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है तो तब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी होती है वो विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस जीरो होती है। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब लाया जाता है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, और अट्रैक्टिव फोर्सेस के आने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, घटती है, क्योंकि स्टेबिलिटी आती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो से घट करके नेगेटिव हो जाएगी। समझ आई? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूछ लेता है। अच्छा आगे चलें, आगे बात करते हैं। आओ, यहां पर कुछ और चीजें जरा देखनी है हमें। यहां पर देखो ये रेडियस है, ठीक है, यहां पर ये देखो रेडियस है। तो रेडियस का जो फार्मूला था या रेडियस की जो इक्वेशन थी वो हमने पिछले क्लास में डिराइव की थी। कैसे, देखो हमने लिखा था कि जो r है, r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन पाई m z स्क्वायर। मैंने कहा था इसे रट्टा लगाना है, तुम्हें तो याद नहीं है, मुझे याद रह गई है। हाँ, इतना पढ़ा है तो याद मुझे तो हो गई है। ठीक है, तुम भी इसको याद कर लेना। अच्छा, क्योंकि वहां पर जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आता कम है लेकिन कभी कभार आ जाता है, तो वहां पर जो है दोबारा r की तुम्हें निकालनी ना पड़ जाए। तो यहाँ पर देखो ये जो r का एक्सप्रेशन है उसे यहाँ पर पुट कर देते हैं, r का एक्सप्रेशन यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर r है, r की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर पाई m z स्क्वायर। ठीक है, बुक में अब मैं एक्स्ट्रा स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, बुक में जो है एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं किए हुए, मैं समझाने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप्स कर रहा हूँ, फिर ये मिटा दूंगा। ठीक है देखो यहां पर देखो ये जो पाई है ये पाई से कट गया, पाई से कट गया। ओके, नजर नहीं आ रहा तो ब्लैक से काट देते हैं, ये पाई से कट गया, खुश। अच्छा, और देखो और क्या किससे कटता है, यहाँ पर और कुछ भी नहीं कटता आपस में। तो यहाँ पर देखो ये एम जेड इसके नीचे है, बटे का बट्टा है, तो बटे का बट्टा ऊपर जाता है, बटे का बट्टा ऊपर जाता है, तो ये एम जेड स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर एम जेड स्क्वायर, ये चला गया ऊपर, डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 वैसे का वैसा खड़ा है, तो 8 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई होगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर वैसे ही है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर वैसे ही है। ये बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई? हाँ, ये स्टेप समझ में आया कि बट्टे का बट्टा ऊपर चला जाता है? नहीं समझ में आया? चलो एक और तरीके से समझाता हूँ। देखो ये जो इक्वेशन है इसे मैं यूं लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई तो कट गया था ना, एम जेड स्क्वायर, गंदा हो गया, यहां पर एम जेड स्क्वायर लिख देता हूं, एम जेड स्क्वायर। तो ये देखो E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर, अब इस बटे की जगह ये जो बटा है इसकी जगह ये डिवाइडेड बाय का सिंबल लगाऊं, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जेड स्क्वायर। अब ये डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो माइनस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई ये ऊपर वो नीचे, एम जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। ये सब समझ में आ गया कैसे आया, बटे का बट्टा ऊपर कैसे चला गया, समझ में आ गया? ओके, आ जाओ जी, अब इसको मिटा करके मेन मुद्दे पर आते हैं। बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है ये समझाने के लिए, ठीक है? आप भी जब लॉन्ग अटेम्प्ट करोगे भले डायरेक्ट लिख देना, नंबर कोई नहीं काटेगा आपका। अच्छा जी, यहां पर देखो अब ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस ये m बाहर आ गया, z और z का स्क्वायर हो गया, E2 और E2 कुल मिलाकर E4 हो गया अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। समझ में आ गई?
तो ये देखो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ये अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। हाँ क्लियर। तो ये देखो बुक में बस ये ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ है, बुक में ये एक्सप्रेशन ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसको डायरेक्ट भी याद कर लेना है, इसको डायरेक्ट भी याद कर लेना है, एग्जाम टाइम पर जो है ये आसानी रहेगी। तो मैं भी जो फालतू स्टेप्स लिखे हैं उनको मिटा करके डायरेक्ट लिख देता हूँ ये एक्सप्रेशन, ताकि हमारे लिए आसानी रह जाए, थोड़ी जगह बचे ताकि हम कुछ और काम भी कर लें। आ जाओ जी। यहां पर ये एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूं वैसे का वैसा, E इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये जो है ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, मजीद बात कर ली जाए इस एक्सप्रेशन के ऊपर। देखो अब यहां पर देखो वैल्यूज हम पुट करते हैं। E जो है ये m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बुक में ये स्टेप भी नहीं किया हुआ, डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। 9.106 क्रॉस 10 पावर माइनस 31 kg होता है। Z अगर हाइड्रोजन है तो उसके लिए 1 का स्केयर हो जाएगा। E 1.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 19 और इसकी पावर 4 है, डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट 8.84 क्रॉस 10 पावर माइनस 12, इसका स्केयर n स्केयर वेरिएबल है ये ऐसे का ऐसा, h स्केयर प्लांक कांस्टेंट है 6.63 क्रॉस 10 पावर माइनस 34 इसका स्केयर। तो इस सब को जब आप सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो जवाब आएगा माइनस 2.178 क्रॉस 10 पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इन जूल्स। तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का साइन देखो आपके पास फिर भी ठहरा हुआ है, समझ आ गई बात की। अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट। हम जानते हैं कि एनर्जी जो है जनरली हम किलो जूल पर मोल में लिखते होते हैं, किलो जूल पर मोल। तो ये जूल है, जूल से अगर किलो जूल में जाए तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं ना, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो E इज इक्वल टू माइनस 2.178 क्रॉस 10 पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 1000 और यहाँ पर आ गया n स्क्वायर 1000, तो ये आ जाएगी वैल्यू किलो जूल में, किलो जूल में। अच्छा हमें निकालनी है किलो जूल पर मोल में, किसमें, किलो जूल पर मोल में। तो क्योंकि हमने आना है पर मोल में, तो पर मोल में आने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रोस नंबर से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रोस नंबर। तो ये वैल्यू है ये किलो जूल पर मोल में। इसको सॉल्व करो, माइनस 2.178 क्रॉस पावर 18 मल्टीप्लाई करो 6.02 क्रॉस 10 पावर 23 से डिवाइड बाय 1000 करो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1313.31 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये वैसे का वैसा खड़ा है। अब ये जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसकी बात मैंने बोहर में भी की। हाँ, तो इसका वैल्यू जो है ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव वैल्यू होगा, 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, इतनी बात क्लियर। अच्छा अब यहाँ पर अगर n का वैल्यू 1 पुट कर दिया जाए, n का वैल्यू 1 पुट कर दिया जाए तो क्या वैल्यू आएगी, n का वैल्यू 2 पुट कर दिया जाए तो क्या वैल्यू आएगी, 3, 4, 5 क्या वैल्यू आएगी वो निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पर आप e का वैल्यू निकालना चाहते हो n1 पुट करके, n1 पुट करके, यहाँ पर 1 पुट करो 1313.31 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो E1 आ जाएगी 1313 किलो जूल पर मोल, वहीं की वहीं वैल्यू। अच्छा E2 आपने निकालना है, E2 तब निकलेगा जब यहाँ पर 2 पुट करोगे तो नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, तो 1313 डिवाइडेड बाय 4। तो जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो जवाब आएगा इसका लगभग आएगा, अगर मैं भूल नहीं रहा, 328 किलो जूल पर मोल आएगा। यहीं आप E3 पुट कर दो यानी n की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो 1313 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा 146 किलो जूल पर मोल। अच्छा क्योंकि ये माइनस में आएंगी ये वैल्यू सारी, माइनस में क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, माइनस। अच्छा और E4 जो है यहाँ पर आप 4 पुट कर दो, n की जगह 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 1313 डिवाइडेड बाय 16, तो इसका वैल्यू निकल करके आएगा आपके पास 82 किलो जूल पर मोल। अच्छा आप यहाँ पर E5 पुट कर दो, ठीक है, यानी n की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो 5 का स्क्वायर 25, 1313 डिवाइडेड बाय 25 आंसर आएगा 52, ठीक है, माइनस का 52 किलो जूल पर मोल। तो आप देखो जैसे ही n का वैल्यू बढ़ता जा रहा है यानी हम k, l, m, n की तरफ मूव कर रहे हैं, k के लिए 1 होता है, l के लिए 2 होता है, m के लिए 3 होता है,
तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं ये वैल्यू घट रही है, ये वैल्यू घट रही है, लेकिन नेगेटिव में घट रही है। तो नेगेटिव में घटना ये एक्चुअली बढ़ना होता है, नेगेटिव में घटना बढ़ना होता है। तो अगर -1 है, ठीक है, कोई -1 है तो वो कम नेगेटिव है, ठीक है, यानी कम नेगेटिव का मतलब मोर पॉजिटिव, लेस नेगेटिव मीन्स मोर पॉजिटिव, ठीक है। मतलब देखो इसे मैं समझाने के लिए ये एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक बंदा मैं हूँ, एक आप हो, ठीक है, आप ज़्यादा बुरे हो, मैं कम बुरा हूँ, हैं दोनों बुरे, ठीक है, मैं खुद को ज़्यादा बुरा नहीं कह रहा, मैं कम बुरा हूँ, ठीक है, मैं कम बुरा हूँ, आप ज़्यादा बुरे हो, ठीक है, आप ज़्यादा बुरे हो, मैं कम बुरा हूँ, ठीक है, लेकिन हैं दोनों बुरे, ठीक है। अब किसी को हम दो में से सिलेक्ट करना होगा कि इन दोनों में से ज़्यादा पॉजिटिव बंदा कौन सा है, तो जाहिर सी बात है मुझे सेलेक्ट करेंगे, तुम्हें थोड़ी सेलेक्ट करेंगे, तुम तो ज़्यादा नेगेटिव हो, तुम तो घटिया आदमी हो, मुझसे ज़्यादा घटिया आदमी हो, ठीक है, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं भी, ठीक है, बुरा आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन तुमसे कम बुरा हूँ, मतलब मोर पॉजिटिव। समझ आ गई बात की? तो नेगेटिव में घट रही है वैल्यू, नेगेटिव में घटना एक्चुअली क्या होता है, बढ़ना होता है, नेगेटिव में घटना बढ़ना होता है। तो क्लियर बात? तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर मूव करते हैं, हायर ऑर्बिट्स में जाते हैं, तो एनर्जी जो है नेगेटिव में घटती है, मतलब क्या है, एक्चुअल में बढ़ती जाती है, एक्चुअल में बढ़ती जाती है। समझ आ गई बात की? अच्छा, यहां पर जो है हमें बस एक लास्ट बात करनी है, इसके बाद जो है बस इस क्लास को फिर यहीं एंड कर देंगे। आओ जी, यहां पर बस एक लास्ट बात करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, और हम देखेंगे कि एनर्जी का ट्रेंड क्या रहता है। आइए देखिए, ये देखिए, मानो यहां पर न्यूक्लियस है सेंटर में, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है, ये पांचवा शेल है। अच्छा, पहले शेल के लिए हमने एनर्जी कितनी निकाली है, 1313 -13। अच्छा, यहाँ पर अगले के लिए कितनी निकाली है, -328, अगले के लिए -146, अगले के लिए -82, अगले के लिए -52। तो इन दो के बीच में अगर एनर्जी का गैप देखें कितना है, तो लेट्स चेक, ये कितनी है, दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, ये E4 है, ये E5 स्टेट है। तो इन दो के बीच में अगर एनर्जी का गैप चेक करना तो कैसे करेंगे, E2 E1 करेंगे। ये कितना आएगा देखो, E2 E1, तो 328 -1313, तो इसे अगर सॉल्व करें तो आएगा 1313 328, ये हो जाएगा 13, 13 में से 8 गए, कितने बचे, 5 बच गया पीछे, ठीक है, 5, यहाँ हो गया 0, ये 2, 10 में से 2 गए 8, और 2 में से 12 में से 3 गए 9, तो ये आएगा 985 किलो जूल पर मोल। अच्छा, फिर उसके बाद देखो इन दो के बीच में गैप देखो, एनर्जी का डिफरेंस देखो, तो कितना है, E3 E2 आएगा, E3 E2 आएगा। तो E3 देखो कितना है, -146 है, -146, और माइनस वैसे फार्मूले का है, दूसरा क्या है, -328 है, ऐसे है। तो ये हो जाएगा -146 माइनस प्लस 328। इसे सॉल्व करो जरा, 328 -146, 8 में से 6 गए, 2 बचा, यहाँ 2, 12 में से 4 गए, पीछे बचा 8, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो ये आएगा 182 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसी तरीके से हम कर सकते हैं E4 E3, E4 की वैल्यू कितनी है, -82, -146, तो -82 माइनस प्लस हो गया, +146, तो आप देख सकते हो 146 -82, तो 6 में से 2 गया, बाकी बचा 4, 14 में से 8 गया, पीछे बचा 6, तो ये आ जाएगा 64 किलो जूल पर मोल। तो हमारे काम की जो वैल्यूज हैं वो ये हैं, वो ये हैं, वो ये हैं। तो आप देख सकते हो E2 E1 ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है, फिर E3 E2 ये कम है, ठीक है, और फिर E4 E3 और कम है, E4 E3 और कम है। तो इस तरीके से हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, इस तरीके से हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, E4 E5 और कम आएगा, सॉरी E5 E4, E5 E4 और कम आएगा, ठीक है। इसी तरीके से E6 E5 और कम आएगा। तो इस तरीके से आप चलते जाओ, ठीक है। रेडियस में हमने उलट ट्रेंड देखा था, रेडियस में हमने उलट ट्रेंड देखा था। हमने क्या देखा था, R2 R1 सबसे कम था, फिर R3 R2, फिर उससे बड़ा था R4 R3, फिर उसके बाद था R5 R4। तो ये एनर्जी और रेडियस में जो ट्रेंड है ये उल्टे चलते हैं, ये ट्रेंड उल्टे चलते होते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। देखो कैसे, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी है, -1313 है। अच्छा, आयोनाइजेशन किसे कहते हैं? आयोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए। इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब इलेक्ट्रॉन को इतना दूर ले जाया जाए जहां पर जाकर उसकी एनर्जी जीरो हो जाए, विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस जीरो हो जाए, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस कुछ बाकी ना रहें। तो अगर यहां देखो, यहां पर अभी जो है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना है, इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी, तो हमें इलेक्ट्रॉन को वहां तक लेकर जाना होगा जहां पर जाके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाए जीरो, जहां पर जाकर के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाए जीरो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जीरो वाली स्टेट और इस -1313 में डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये जो जीरो है ये बड़ा नंबर है ना, जीरो बड़ा नंबर है, -1313 छोटा नंबर है, तो बड़ा नंबर पहले लिखेंगे जीरो माइनस, और ये वैल्यू कितनी है, -1313, तो सॉल्व करो, ये प्लस हो जाएगा, तो +1313 किलो जॉउल पर मोल। तो ये जो है ये हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी है। प्रैक्टिकली भी यही निकल करके आती है, जैसे बोहर ने थ्योरेटिकली निकाल करके दी वैसे ही उतनी ही प्रैक्टिकली निकल करके आती है। ठीक है, यानी अगर हम एक हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी -1313 है, उसे अगर +1313 एनर्जी दी जाए किलो जॉउल पर मोल, तो वो आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसके लिए जीरो हो जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैंने डिटेल में सारा कुछ समझा दिया। ठीक है, लेकिन स्टेप्स जो है वही लिखने हैं जो सिर्फ बुक में लिखे हैं। ठीक है ना, हाँ, वो जो कंसेप्चुअल स्टेप्स हैं वो नहीं लिखने। ठीक है ना, वो समझाने के लिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले क्लास में, और अगले क्लास से हमारा टॉपिक होगा शायद मेरे ख्याल से स्पेक्ट्रम्स हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम्स पर बात स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।